Hello, Assalamu alaikum, 8th class. I'm your biology teacher, and today we are going to discuss about topics of chapter number 3, which are status of viruses, binomial nomenclature, and conversation of nature and the human impact on the biodiversity and the destruction of ecological environment due to human activities. Status of viruses. These viruses are usually considered as a link between the living and the non-living factor due to following factor. Number 1, आपके इन्फेक्शियस इफ़ इंटर इन द लिविंग बॉडी, यानी कि आपके इन्वायरमेंट के अंदर रहते हुए वायरसेस आमतौर पे क्रिस्टल्स शेप में होते हैं। जिस तरह से आपके सॉल्ट क्रिस्टल्स में स्पेसिफिक शेप्स हैं, स्पेसिफिक एंगल हैं उनका, इसी तरह से ये वायरसेस इन्वायरमेंट के अंदर क्रिस्टलाइन फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। हर एक वायरसेस के डिफरेंट शेप्स हैं, उनके डिफरेंट जो है वो ओरिएंटेशन है, जिसके बेसिस पे वायरसेस एक दूसरे से उनको क्लासिफाई किया जाता है डिफरेंट ग्रुप्स में। लेकिन ये जब भी बॉडी के अंदर इंटर होते हैं वो इन्फेक्शियस इन नेचर हो जाते हैं और वो डिजीज़ कॉज करते हैं। आमतौर पर वायरसेस, ये याद रखिएगा, चूँकि हम लोगों ने 7th क्लास में न्यूक्लियस के बारे में पढ़ा कि न्यूक्लियस इज़ अ कंट्रोल सेंटर ऑफ आवर सेल। सो वायरसेस जो है वो इफ़ कम्प्लीटली कंट्रोल करते हैं न्यूक्लियस को, और न्यूक्लियस से और सेल से वही काम करवाते हैं जो कि इन वायरसेस के लिए बेनिफिशियल होता है, चाहे वो बॉडी के टेम्परेचर को राइज अप करना हो या बॉडी के अंदर म्यूकस की फॉर्मेशन हो, जैसे इन्फ्लुएंजा में होता है, ज़ुकाम में, इस तरह से, या फिर इसकी रेप्लिकेशन के लिए किसी प्रोटीन की ज़रूरत है, तो ये मुकम्मल तौर पर अपने होस्ट जो लिविंग बॉडी है उसके ऊपर डिपेंड करता है या सेल के ऊपर डिपेंड करता है, ताकि उसकी डुप्लीकेशन भी कर सके, उसको इन्वायरमेंट में रिलीज़ कर सके। लेकिन वायरसेस इट्सेल्फ अगर इन्वायरमेंट में मौजूद हैं तो एज ए बैटर फैक्टर के तौर पे मौजूद हैं, वो कभी भी अपने बॉडी की जो वाइटल फंक्शंस है वो परफॉर्म नहीं कर पाता। हमने लिविंग करैक्टरिस्टिक्स पढ़े थे, 7 के करैक्टरिस्टिक, जब हमने ये चैप्टर शुरू किए थे वीक 1 में। उसमें हम लोगों ने कहा था कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म, उसमें मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होनी चाहिए, उसमें रिस्पॉन्सेज जनरेट होने चाहिए, उनमें रिप्रोडक्शन की एबिलिटी होनी चाहिए, वो मूवमेंट करें, वो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करें। तो वायरसेस जब इन्वायरमेंट के अंदर मौजूद होते हैं तो इनमें से कोई भी करैक्टरिस्टिक्स को इनका परफॉर्म नहीं कर पाते। लेकिन जब वो विद इन बॉडी मूव कर जाएं तो डेफिनेटली ऐसे कंडीशन में वहाँ पे डिजीज़ कॉज करते हैं, रेप्लिकेशन भी करते हैं, रिस्पॉन्सेज भी जनरेट करते हैं, तो वहाँ पे ये लिविंग एज अ लिविंग ऑर्गेनिज्म बिहेव करते हैं। तो इस वजह से वायरसेस आर कंसिडर्ड एज अ लिंक बिटवीन द लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड द नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। थर्ड पॉइंट जो हमारे पास है वो हमारे पास RNA और DNA इनके अंदर एग्जिस्ट करता है एज ए जेनेटिक मटेरियल। जिस तरह से लिविंग ऑर्गेनिज्म के न्यूक्लियस के अंदर DNA या फिर RNA एग्जिस्ट करता है। इसके अलावा जो आपके पास प्रियॉन्स हैं या वायरॉइड्स हैं, ये भी वायरसेस की तरह ए सेलुलर पार्टिकल्स हैं, इनमें भी वाइटल फंक्शंस परफॉर्म करने की एबिलिटी एग्जिस्ट नहीं करते। प्रियॉन्स हमारे पास कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन्स हैं, प्रोटीन स्ट्रक्चर्स हैं असल में प्रियॉन्स, जबकि वायरॉइड्स जो हैं वो हमारे पास RNA मॉलिक्यूल्स हैं। ये प्रोटीन्स हमारे बॉडी के नॉर्मल फंक्शनैलिटी को इफेक्ट करती है। इसी तरह से RNA मॉलिक्यूल ऐसे प्रोटीन्स बनाती हैं जो कि हमारे बॉडी के लिए ये नॉर्मल फंक्शंस के लिए अच्छे नहीं होते। तो इसी वजह से हम लोग कहते हैं कि चाहे वो वायरसेस हों, प्रियॉन्स हो या फिर वायरॉइड्स हों, बोथ हमारे पास ना सिर्फ डिजीज़ कॉज करते हैं बल्कि इनको एज अ नॉन लिविंग फैक्टर भी कंसीडर किया जाता है। Binomial nomenclature is a method to give a scientific names to the organism। हम लोगों ने एक कार्लोस लिनियस के साइंटिस्ट थे जिसने सबसे पहले इंट्रोड्यूस कर दिया बायोनॉमियल नोमेनक्लेचर, एंड स्टिल उसके रूल्स को फॉलो अप किया जा रहा है। ये हमने हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन के अंदर डिस्कस किया था। बायोनॉमियल नोमेनक्लेचर में नेमिंग्स के 2 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट पार्ट रिप्रेजेंट करता है जेनरा, जिससे वो बिलोंग करे। सेकेंड रिप्रेजेंट द स्पीशी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे होमो सैपियन को डिस्कस किया गया। होमो सैपियंस में होमो जेनरा, जबकि सैपियन आपके स्पीशी को रिप्रेजेंट करता है। कार्लोस लिनियस के अकॉर्डिंगली जो सबसे फेमस रूल्स हैं जो कि आमतौर पर फॉलो अप किए जाते हैं उसको यहाँ डिस्कस करेंगे कि जब भी आप साइंटिफिक नेम्स को प्रिंट आउट करेंगे तो उसके लिए आप इटैलिक फॉन्ट को यूज़ करेंगे। सेकंड, आप फर्स्ट टाइम अगर आप इस नेम को यूज़ कर रहे हैं
तो आपको में आपके पास जो जनरल नेम है उसके जो फर्स्ट लेटर है उसको कैपिटलाइज करना पड़ेगा, जबकि आपके पास सेकंड जो स्पीशी नेम है उसके लेटर्स को कभी भी कैपिटलाइज नहीं करेंगे, इवन वो किसी साइंटिस्ट का नाम ही क्यों ना हो। ऐसे कंडीशन में आप जस्ट जनरल के फर्स्ट लेटर को कैपिटल, इसी तरह जबकि आपके पास सेकंड जो है वो आप उसी तरह से लोअर केस लेटर्स यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पे आपके पास साइंटिफिक नेम ऑफ फ्रॉग को डिस्कस किया कि रेना टिग्रिना है इटैलिक फॉर्म, लेकिन स्टिल जो आपके फर्स्ट लेटर कैपिटल, जबकि वो सेकंड वर्ड जो कि स्पीशी को रिप्रेजेंट करे उसको फर्स्ट लेटर के लिए लोअर केस यूज़ किए जाते हैं। थर्ड जो आपके पास रूल है, साइंटिफिक नेम मस्ट बी रिटन एज अ फुल फ्लैश फॉर द फर्स्ट टाइम, यानी कि अगर आप होमोसैपियन का वर्ड पहली बार आप साइंटिफिक नेम यूज़ कर रहे हैं तो ह्यूमन बीइंग के साथ ब्रैकेट डाल के आप होमोसैपियन डाल के ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। लेकिन अगर बार आप रिपीट करें तो होमोसैपियन आप एक दफ़ा तो कंप्लीट लिखेंगे, लेकिन इसके बाद इसकी एब्रीवेशन शो करेंगे। एब्रीवेशन में आप लोग फर्स्ट लेटर को चूज़ करते हैं, उसके बाद डॉट, उसके बाद उसकी स्पीशी को रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे कि आपके यहाँ पे स्क्रेशिया कोलाई आपके पास ऑर्गेनिज्म है, उसमें ई को एब्रीवेशन फॉर्म जो इसके लिए यूज़ की जाती है वो ई कोलाई है, और ई कोलाई में भी आप लोग सेम टू सेम यही इटैलिक फॉर्म यूज़ करेंगे, ई को आप कैपिटलाइज करेंगे, लेकिन जो स्पीशी नेम है उसका फर्स्ट लेटर को कैपिटलाइज नहीं किया जाता। इन द केस ऑफ द हैंड राइटिंग फॉर्म नेम मस्ट बी अंडरलाइंड एंड बोल्ड, तो आई मीन कि अगर आप जब भी साइंटिफिक नेम यूज़ करेंगे, आप होमोसैपियन अगर फॉर एग्जांपल यूज़ करें तो आप इसको बोल्ड भी करेंगे और साथ में आपको होमोसैपियन को अंडरलाइन भी करना पड़ेगा। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में हमारे पास सब इम्पोर्टेंट क्या है, क्यों हम लोग बाइनोमियल नोमेनक्लेचर ये साइंटिफिक नेम्स की हमें ज़रूरत है, तो हम इसके लिए 4 पॉइंट्स हैं जिसको हमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले डिफरेंट नेम फॉर द सेम स्पीशी, फॉर आपकी बुक में जो डिस्कस किया गया वो ओनियन को डिस्कस किया गया कि सिर्फ एक पाकिस्तान के अंदर ओनियन के लिए 5 से 6 नाम मुख्तलिफ अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन डेफिनेटली दूसरे कंट्रीज़ में जाएंगे तो उतने ही ज़्यादा नाम होते जाएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास एक ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करने के लिए उसके लिए आपके पास हज़ारों वर्ड्स हैं, लेकिन एक इलाके के लोग दूसरे इलाके को चूँकि नहीं जान पाते, इसी वजह से वो इस ऑर्गेनिज्म को भी आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। चूँकि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर आपके पास यूनिवर्सली एक्सेप्टेड मैकेनिज्म है फॉर द नेमिंग ऑफ द साइंटिफिक ऑर्गेनिजम्स, तो उसी बेसिस पे हमारे पास एक स्पीशी का एक ही नाम होता है और वो नाम दोबारा से रिपीट नहीं किया जाता। इसके लिए आप लैटिन वर्ड भी यूज़ कर सकती हैं और ज़्यादातर और ग्रीक वर्ड भी यूज़ किए जाते हैं बाइनोमेनक्लेचर के लिए। इसके अलावा उस साइंटिस्ट जिसने इसको डिस्कवर किया गया या फिर वो इलाका जहाँ उसको डिस्कवर किया गया, आप उसके साइंटिफिक नेमिंग के लिए उसको यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा सेम नेम फॉर द डिफरेंट स्पीशी भी आपके पास एग्जिस्ट करता है। फॉर एग्जांपल आप कॉमन नेम के अंदर अगर आप ब्लैक बर्ड के आप एग्जांपल लें तो आपके पास यहाँ पिक्चर्स में ब्लैक बर्ड आपको शो किए हैं, लेकिन सारे ब्लैक बर्ड एक दूसरे से बहुत ज़्यादा डिफरेंट है उनके करैक्टरिस्टिक्स में, उनकी शेप्स में। उसका मतलब है कि जो कॉमन नेम्स हैं वो आमतौर पे आपके अंदर कन्फ्यूजन क्रिएट कर देती है कि आप कौन से वाले ब्लैक बर्ड की बात करो, आया आप ये क्रो की बात कर रहे हो या फिर आप किसी और ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हो जो कि काला परिंदा है, या हमिंग बर्ड अगर वो भी ब्लैक है तो उसको भी ब्लैक बर्ड में कैटेगरी में डाल दिया जाता है, तो लिहाजा वो कन्फ्यूजन को जनरेट करता है। इस वजह से बाइनोमेनक्लेचर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थर्ड में हमारे पास कॉमन नेम्स एंड मिसकंसेप्शन। फॉर एग्जांपल यहाँ पे डायग्राम्स में जो आपको शो किए गए हैं, कॉमन नेम्स के मुताबिक ये सारे के सारे फिशेस हैं, चाहे वो शार्क फिश है, ये स्टार फिश है, जेली फिश है, ये डॉल्फिन फिश है। लेकिन अगर इसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स को देखेंगे तो ये सारे के सारे बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। फॉर एग्जांपल जेली फिश को लें तो इसके बॉडी के सिर्फ 2 लेयर्स मौजूद हैं। स्टार फिश को लें तो स्टार फिश का आपके पास किसी किस्म के गिल्स इसके मौजूद नहीं हैं, जबकि शार्क को अगर देखें तो इसके गिल्स मौजूद हैं, शार्प टीथ्स मौजूद हैं, लेकिन ये एग लेइंग ऑर्गेनिज्म है। जबकि दूसरे साइड पे अगर आप देखें जो डॉल्फिन है वो मैमल्स में प्लेस करती है, ये बर्थ करती है और फीडिंग करवाते हैं अपने न्यू ऑर्गेनिज्म को। इसका मतलब है कि ये जो हमारे पास फ़िश के नेम के अंदर जितने ऑर्गेनिज्म आते हैं वो एक दूसरे से वे मच डिफरेंट है, डिफरेंट क्लासेस से जनरस इनकी रिलेशनशिप हैं, इनसे भी ये बिलोंग करते हैं। इसका मतलब कॉमन नेम्स मिसकंसेप्शन को लीड करते हैं। ऑर्गेनिज्म आमतौर पर एक दूसरे के साथ आइडेंटिफाई नहीं है, आइडेंटिकल बल्कि नहीं है। इसी बेसिस पे बाइनोमेनक्लेचर हमारे पास कॉमन नेम की निस्बत ज़्यादा आमतौर पे फेमस मेथड है फॉर द नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म।
फोर्थ हमारे पास यूनिवर्सल एडॉप्टेड मेथड टू नेम दी ऑर्गेनिज्म, चूँकि इसके लिए ज़्यादातर वर्ड जो यूज़ किए जाते हैं वो लैटिन और ग्रीक किए जाते हैं, चूँकि लैटिन और ग्रीक किसी सिविलाइजेशन के आजकल लैंग्वेज नहीं है, तो इसी वजह से जो लैंग्वेज बेसिस डिस्प्यूट्स होते हैं या उनकी लड़ाइयाँ होती हैं या उनके कॉन्फ्लिक्ट्स हैं डिफरेंट, तो उनको आमतौर पे रिड्यूस कर दिया जाता है या दूसरे लफ्ज़ों में बहुत कम कर दिया जाता है अगर लैटिन और ग्रीक वर्ड्स को आमतौर पे यूज़ किया जाए। Loss and conservation of biodiversity may loss of biodiversity increased by the following factor. Number one, habitat loss and the deforestation. Definitely human अगर organism अगर removal of forests करती है from the different domestic uses or industrial uses, तो definitely वहाँ पर रहने वाले वो परिंदे जो कि उन पौधे से फ्रूट हासिल करते हैं या उनके ऊपर घास बनाते हैं, उनकी हैबिटेट डेफिनेटली लॉस होना शुरू हो जाएगी। साथ में उस इलाके के टेम्परेचर और उसकी ह्यूमिडिटी लेवल पे फ़र्क पड़ने की वजह से जो रेन के फॉल की अमाउंट है वो भी डिक्रीज़ होना शुरू हो जाएगी। तो इसका मतलब है कि जो पहले से ही आपने इन्वायरमेंट को डिस्टर्ब करते हुए ऑर्गेनिजम्स को डिस्टर्ब कर दिया, साथ में आपने डिफॉरेस्टेशन के नतीजे में जो इन्वायरमेंट के अंदर आपके पास टेम्परेचर का फैक्टर था या फिर एयर के जो फैक्टर था आपने उसको भी मुकम्मल तौर पर रिमूव कर दे, तो लिहाजा आपके पास हैबिटेट लॉस और डिफॉरेस्टेशन जो है वो आपके पास ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है। वन सेकेंड इज़ ओवर हंटिंग किलिंग ऑफ द लाइफ बियॉन्ड द नीड, यानी कि आपको खुराक की इतनी ज़रूरत नहीं है लेकिन शौकियतन जब आप खुराक वो किलिंग का प्रोसेस करेंगे तो ये ओवर किलिंग में आता है। और ओवर किलिंग में आमतौर पे डेफिनेटली पनिशमेंट्स भी मौजूद हैं, लॉस वगैरह भी मौजूद हैं इसको फॉलो अप करने के लिए। इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू स्पीशीज़, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे आपके पास यूक्लिप्टस की एग्जांपल दी हुई है आपके बुक में, यहाँ बहुत ज़्यादा विजिबल भी है यूक्लिप्टस। और यूक्लिप्टस की जो निशानी है वो ये कि आपके पास जो स्टेम है वो वाइटिश कलर के कवरिंग से कवर्ड होती है और ये उन इलाकों में लगाया जाता है जहाँ पे हमारे पास वाटर की और सॉल्ट की अमाउंट बहुत ज़्यादा है। इट वाज अ गिफ्ट फ्रॉम द ऑस्ट्रेलिया, और इसमें एबिलिटी है कि उसकी डीप रूट की वजह से वो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर को एब्जॉर्ब करता है। तो उस वाटर के एब्जॉर्प्शन की वजह से जो छोटे पौधे हैं उनके रूट्स को आमतौर पर वाटर अवेलेबल नहीं होता, जिसकी वजह से वो आमतौर पर ऐसे टेम्परेचर में या ऐसे इन्वायरमेंट में आमतौर पर ग्रो नहीं कर पाते। तो इसी वजह से हमारे पास इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू स्पीशी की वजह से हो सकता है वहाँ पे जो वेल स्टेब्लिश स्पीशीज़ हो उनके जो हैबिटेट है वो हमारे पास डिस्ट्रक्शन काज हो रही हो न्यू ऑर्गेनिज्म को इंट्रोड्यूस करवाने की वजह से, और ऐसे कंडीशन में जो आपका कन्वर्सेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी है वो डेफिनेटली इफेक्ट होगी। सेकेंड इज़ अ डोमिनो इफेक्ट, removal or introduction of the new species disrupt the entire biological species. For example, starfish facilitate the existence of the small organisms by feeding on them. Definitely अगर आप दो organisms का relationship अगर आपस में लेना चाह रहे हैं तो definitely जो muscle fish जो categories हैं वो सारे के सारे small organisms के ऊपर inhibit करती हैं, लेकिन starfish आपके पास muscles को as a source of food यूज़ करते हुए उनके amount को control करता है। तो ऐसे कंडीशन में अगर आप स्टार फिश को रिमूव कर रहे हो तो आपके पास एनवायरनमेंट में जस्ट आपके पास जिसको हम कहते हैं कि एक ऑर्गेनिज्म मुकम्मल तौर पे इंडेंजर हो गया हो वहाँ से रिमूव हो जाएगी, जो कि स्टारफिश मसल्स के ऊपर फीड करता है। अगर आप स्टारफिश को रिमूव कर देंगे तो मसल सेल्स के बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिजम्स की बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट की वजह से जो ऑर्गेनिज्म के वो फीड कर रहा है वो इकोसिस्टम से डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाएंगे। और एक दफ़ा सोर्स ऑफ फूड डिस्ट्रॉय हो गया तो डेफिनेटली मसल्स की डिस्ट्रक्शन, और मसल्स नहीं होगा तो डेफिनेटली स्टारफिश की डिस्ट्रक्शन। मीन कि इन्वायरमेंट अपने न्यू चेंजेस के साथ अपने आप को सूटेबल करने के लिए डिफरेंट मैकेनिज़म्स कर देगा, कुछ ऑर्गेनिज्म को एनवायरनमेंट में से ख़त्म कर देगा, कुछ को जो है उसकी ग्रोथ को अलाउ करेगा। इसके अलावा जो पोल्यूशन है, चाहे वो साउंड पोल्यूशन है, चाहे वो एयर पोल्यूशन है या सॉइल पोल्यूशन है या आपके पास वाटर पोल्यूशन है, ये सारे के सारे आपके पास वहाँ पे मौजूद उन पौधों और पानी और हवा जिसमें वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन्वॉल्व हैं वो इफ़ेक्ट करती है और जिसकी वजह से उनकी अमाउंट ऐसा कम होती जा रही है। सबसे आखिर में हमारे पास क्लाइमेटिक जो चेंज आएगा, डेफिनेटली ट्रीज़ जो वेपर्स के थ्रू वेपर्स प्रोड्यूस करते हैं एज अ वेस्ट प्रोडक्ट, वो वेपर्स ऊपर जाके क्लाउड्स की फॉर्मेशन करते हैं और क्लाउड जो है वो डेफिनेटली रेन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन जब लाज़मी बात है दरख्त नहीं होंगे तो बादल नहीं बनेंगे तो बारिश नहीं बरसेगी। तो इस तरह से क्लाइमेटिक चेंज ऐसे इंट्रोड्यूस होता जाएगा जैसे जैसे फॉरेस्ट्स को रिमूव करते जाएंगे। सेंटरों में डिफॉरेस्टेशन तो हमारे पास है
removal of the forests. Extinct species completely remove species of that particular area or have only one is left but unable to produce its own next generation. तो डेफिनेटली एक्सटिंक्ट स्पीशीज़ में हमारे पास वही ऑर्गेनिजम्स आ रहे हैं जिनका कोई ना कोई इश्यूज़ की वजह से अब डेफिनेटली उनके अमाउंट कम हो गई है या वो उस इलाके में नहीं रह पा रहे और उनके अमाउंट किसी और प्रेडेशन रिलेशनशिप की वजह से या कंपटीशन की वजह से बहुत ज़्यादा कम हो गई है, तो ये उनके साथ फाइट आउट करेंगे। लेकिन दूसरी कंडीशन में हमारे पास जो इंडेंजर स्पीशीज़ हैं, इंडेंजर स्पीशीज़ में वो ऑर्गेनिज्म है कि अगर आपने हैबिटेट और प्लस न्यूट्रिशन वैल्यूज़ का अगर और साथ में दूसरी जो उसकी रिक्वायरमेंट है उस ऑर्गेनिज्म के फुलफ़िल नहीं करते, तो डेफिनेटली वो इंडेंजर स्पीशीज़ जो है वो सून एक्सटेंट स्पीशीज़ में शामिल हो जाएगी। थर्ड हमारे पास वल्नरेबल स्पीशीज़ हैं likely to become endangered in the nearby if the environmental condition are not be well maintained। तो इसका मतलब है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म नॉर्मल कंडीशन में के बाद अगर किसी भी ओवर हंटिंग की वजह से या किसी और वजह से उसके अमाउंट कम होना शुरू हो गए, तो इसके लिए वर्ड हम यूज़ करेंगे वल्नरेबल अमाउंट, यानी कि बहुत ज़्यादा कीमती हैं और अगर आपने उसको मेंटेन नहीं किया तो वो इंडेंजर्स में चले जाएंगे और इंडेंजर्स वाले ये जो है वो हमारे पास कुछ ऐसे के बाद एक्सटेंट में कंसिडर होना शुरू हो जाते हैं। होमवर्क टास्क में आपने क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 इसके अलावा आप लोगों ने प्लानिंग वगैरह भी करनी है। हाउ टू नॉलेज ऑफ द क्लासिफिकेशन कैन बी अप्लाइड, आप किसे भी अप्लाई कर सकते हो। साथ में इंटरनेट को सर्च करते हुए आपके पास जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर्स हैं उनके आप लोगों ने निशान वगैरह लगाना है, उसको अपने होम टास्क में कंप्लीट करना है वीक 10 में। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।